वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो और दंगे फसद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, इन सारे एरियाज में होती है सबसे ज्यादा दंगे फसाद, क्योंकि ये पड़ता है बॉर्डर साइड के एरिया में। और बॉर्डर साइड में होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसने की चांसेस देखने को हमें मिल ही जाता है। जब वेस्ट बंगाल में एसीआई चालू हुई थी तब कुछ बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश वापिस जाते हुए भी हमें दिखा था। भले ही बांग्लादेश के लोग इंडियन लोगों के साथ लड़ नहीं सकता, बट उनको एक दूसरे के साथ लड़ा जरूर सकता है। और वही काम हमेशा इलेक्शन के टाइम, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, बाकी और भी टाइम पे ये लोग वही कर करते हैं। आप अगर नोटिस करते हो तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल की इन साइडों पे लड़ाई झगड़ा देखने को मिलती है। इंडिया की होम मिनिस्टर हर जगह जाके ये डायलॉग देता है कि हम घुसपैठियां निकालेंगे, कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाले। हाँ, इस पे मत जाना। क्या ये बताना जरा एक बार? भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो इस पे मत विश्वास करना। देखो, बेसिकली ये तो हर जगह वोट जीतने के लिए ये डायलॉग चिपकाते हैं, बट आसाम भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वहां पर भी घुसपैठिया घुसते हैं। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ना कोई वोट जीतने की बहाना या कोई झूठी खबर, जिसकी वजह से अमित शाह वहां पर भी 2016 से लेकर 2026 तक सेम ही डायलॉग चिपकाते हुए आए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री बने आप चाहते हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालें। जब ये लोग अपनी स्टेट में घुसपैठिया घुसने से नहीं रोक सकता, तब कैसे ये लोग ऑपोजिशन की स्टेट में घुसपैठिया रोक सकता है? अपनी स्टेट में घुसपैठिया रोकने के लिए किसी ऑपोजिशन का तो परमिशन लेना नहीं पड़ता, तो कैसे ये घुसपैठिया घुस जाता है? इनकी रहते वक्त भी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी रहते वक्त भी। हालांकि इन लोगों ने और भी वादे करे, उनके ऊपर भी एक एक करके चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। क्या खेला अब बंद होगा वेस्ट बंगाल में या किसी और तरीके से खेला खेला जाएगा? तो आओ एक एक करके देखते हैं किसका खेला बंद होगा और किसका खेला चालू होगा। और एक बात भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने बिहार इलेक्शन के टाइम कैसे धंधली करी थी, कैसे वोट चोरी हुई थी, क्या क्या कांड हुआ था, ये सब दिखाया था। वो इंडिया के साथ साथ और भी 15-20 कंट्री में बैन हो गया था। आई डोंट नो क्यों, क्या मैंने उस वीडियो में बोल दिया। इतनी भी कुछ गलत अपशब्द मैंने नहीं बोला था, इतना तो मेरे को पता है, बट क्यों बैन किया, क्या रीजन है? अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, वो भी बैन हो गया था। अभी देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, बेसिकली हर एक स्टेट में फ्रीबीज बांटी जाती है और यही सबसे बड़ी उपाय है लोगों से वोट मांगने का। इसी के बेसिस के ऊपर लोग सबसे ज्यादा वोट देता है। और वेस्ट बंगाल पर भी पहले से ही बहुत सारी फ्रीबीज बांटती आ रही है और बीजेपी वही ट्रिक आजमाया वोट मांगने के लिए। बट बीजेपी ने वोट पाने के लिए अपनी मैनिफेस्टो में बातें तो और भी बहुत सारी करी है, बट किसी भी स्टेज की किसी भी कोने से एक शब्द तक नहीं बोली इन सारी बातों की, क्योंकि नेता को भी पता है कि सबसे ज्यादा वोट उन्हें फ्रीबीज के ऊपर ही मिलने वाला है। देखो, यहाँ पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर फ्रीबीज के ऊपर ही वोट दे रहे हैं तो नेता भी तो वही देगा ना, ऑब्वियसली बात। तुमको जिस चीज के ऊपर वोट मिल रहा है तुम वही दोगे लोगों को। यहाँ पर भी लोग अगर फ्रीबीज के ऊपर वोट दे रहा है तो नेता भी फ्रीबीज ही बटेगा, ना कि डेवलपमेंट करेगा। कुछ लोगों को आप ये बोलते हुए सुन जाओगे कि देखो फ्रीबीज दे दे के नेता लोग देश की हालत कितनी खराब कर चुकी है, बट आप अगर उसके घर में जाके देखोगे तो वो भी फ्रीबीज ले रहा है, या तो उसकी फैमिली में कोई ना कोई है जो फ्रीबीज ले रहा है। वो अपनी फैमिली मेंबर की फ्रीबीज नहीं बंद करवा रहा है, बट दूसरों को जरूर ज्ञान दे रहा है कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। अरे सुधरो रे अभी तो। आप किसी भी आम गरीब आदमी को ये नहीं बोल सकते कि आप फ्रीबीज लेना बंद कर दो, देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो आपको ये जरूर बोल सकता है कि आप मुझे पाल लो, मेरी खर्चा उठा लो, मैं जरूर बंद कर दूंगी। क्योंकि एक इंसान अगर जन्म लिया है तो उसे कैसे भी करके जीना पड़ेगा, चाहे उसे फ्रीबीज लेना पड़े, कहीं पे काम करना पड़े, कुछ भी हो। उनकी साइड से ये बहुत सही है, आप उसे नहीं बोल सकते कि आप लेना बंद कर दो, क्योंकि आपके पास एक चीज खरीदने के लिए जितना कैपेबिलिटी है उसके पास नहीं है, तो उसके पास वो फ्रीबीज लेना बहुत सही है। अगर आप बोलते हो कि फ्रीबीज देना गलत है तो आम आदमी भी वही गलती कर रहा है और नेता भी वही गलती कर रहा है। अगर सही है तो नेता भी वोट मांगने के लिए सही कर रहा है और आम आदमी भी वो फ्रीबीज लेके सही कर रहा है। किसी की साइड से ये फ्रीबीज लेना बहुत गलत है तो किसी की साइड से ये फ्रीबीज लेना बहुत सही है। उसी चीज से शायद उसकी जिंदगी चलता है, तो आप उसे नहीं बोल सकते कि आप लेना बंद कर दो। मैंने ये तक देखा है जिसकी घर वाले सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है वो भी फ्रीबीज ले रहा है। तो सबसे पहले इन जैसे लोगों की फ्रीबीज बंद करवाना चाहिए, और इन जैसे सरकारी लोग ही सबसे पहले ज्ञान देता है कि फ्रीबीज ले लेके देश की कितनी बुरी हालत कर दी है। उसकी घर में जाके देखोगे तो उसकी परिवार खुद ही फ्रीबीज ले रहा है। मैं गरीब आदमी साहब
वो एक मूवी की डायलॉग है कि पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत डालो, बाद में पेपरों में इनकी अंगूठे की छाप ले लेना। तो यहाँ पर भी वही सीन है, नेता लोग फ्रीबीज दे दे के इन लोगों की आदत इतनी खराब कर चुकी है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज देना बंद कर दे तो लोग उसे वोट देना ही बंद कर देगा। अगर कोई मंदिर मस्जिद में वोट दे रहा है तो नेता लोग उसे वही देगा, अगर कोई फ्रीबीज में वोट दे रहा है तो नेता लोग उसे वही देगा। यही चीज अगर बंद हुई तो नेता को वोट पड़ना ही बंद हो जाएगा। इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं देता, वो जो 10-20% देता है उनकी कोई नहीं सुनता इतना। और यही इंडिया की रियलिटी है। अगर एक भी पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेट में अलग अलग नाम पे फ्रीबीज बांटता है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बंद करा तो लोग उसे वोट देना ही बंद कर देगा। तो नेता लोग आम पब्लिक को वही देता है जो सबसे ज्यादा आम पब्लिक चाहता है। डेवलपमेंट शायद इंडिया में 10-20% लोग चाहता है, बट सबसे ज्यादा ये फ्रीबीज, मंदिर जात पात, यही सब चाहता है लोग, और उसी के ऊपर ही सबसे ज्यादा वोट पड़ती है, वोट देता भी है लोग। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सब एरियाज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया ज्यादा से ज्यादा फोर्स तैनात करने की, जिसमें से 2,40,000 सीएपीएफ था, सीआरपीएफ था, सीआईएसएफ था, ये सबसे बढ़िया डिसीजन था उन सारी एरियाज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगे फसाद इलेक्शन के टाइम उन सारी एरियाज में ही होता है। बट ऐसा नहीं है, उन सारे ऑफिसर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा था। क्या कर रहा था वो मैं आगे जाके बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन की ये डिसीजन वेस्ट बंगाल में 100% तो फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाया, जिसकी जिक्र इलेक्शन कमीशन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सोशल मीडिया पोस्ट पे बताता फिरता था। बट हाँ, 40-50% तो लगभग अच्छी काम हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा हुए, और आपस की उस लड़ाई झगड़ा को छुड़ाने के लिए जो ऑफिसर वहां पे गए थे उनको भी चोटें आई। कहीं पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते दिखे, कहीं पर ऑपोजिशन की गाड़ी के ऊपर हमला हुए, कहीं पर ऑपोजिशन की नेता को दौड़ाते हुए दिख गए, तो कई सीआरपीएफ जवान के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखे। बट पिछले सालों में जितनी ज्यादा हुई थी इस साल सबसे कम हुई है। इसलिए मैंने बोला 100% तो नहीं, बट 40-50% जरूर अच्छी हुई है। और सबसे ज्यादा इन सारी एरियाज में ही लोगों के नाम काटे गए एसआईआर की जरिए। बट शॉकिंग बात यह है कि इस बार 92 सबसे हाईएस्ट वोट गई है नाम काटने के बाद भी। पिछली बार तक 80% की आसपास थी। मैं तो सलाह सोच रहा हूं नाम काटने के बाद वोटिंग परसेंटेज कम होनी चाहिए, बढ़ कैसे गई इस पे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आसाम में भी सबसे हाईएस्ट गई है, जो कि 85%, प्रीवियस ईयर में 82% के आसपास थी। साला नाम काटने के बाद वोटिंग परसेंटेज कम होने की जगह बढ़ कैसे रही है? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। कैसे बढ़ रही है बताओ? चलो ये वाली वीडियो देखो, जहां पे ये लड़का और ये औरत यूपी से आके दूसरे की नेम पे वोट डलाए आसाम के अंदर। मेरा वाइफ का नाम पे बोगस वोट मारने आई है। आप लोग पैसा विद्यापुर में आया है, लगता है ये बंगाईगांव हर वोट सेंटर में इन लोगों का लोग जा रहा है। ठीक है, প্ৰতিটো ভোট চেণ্টাৰত আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক। হয়তো এনেকুৱা বিহাৰৰ পৰা আহিছে সিহঁতে, कोई ऐसे बिहारों पर आई, पढ़ा लिखा है ये, पढ़ा लिखा है, इसलिए बिहार से बंगाईगांव लेके आया, फिर विद्यापुर में लेके आया। इनका वोट है, इसका नाम है राजेश शाह। यूपी उत्तर प्रदेश से रहता का है, रहने लो तो आसाम के, वहाँ जॉब अब करते हैं, काम करते हैं जी। वोट डालने के लिए हम लोग हर साल यहीं पे आते हैं। आसाम में हमारा घर है और मम्मी पापा भी हमारे यहीं के हैं, सब लोग हमारे यहीं के हैं। ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट दूसरी स्टेट में भी देखने को मिला है, साथ में वेस्ट बंगाल पर भी मिला है। और वेस्ट बंगाल पर भी फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी फॉर्म 6 के जरिए 23,000 से ज्यादा, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोगों को ऐड किया जा रहा था, जिसकी लिमिट लगभग 1-2 हजार होनी चाहिए, उसकी लिमिट 23,000 बन चुकी है। अब वेस्ट बंगाल की वोटरों को ऐड किया जा रहा था या किसी और स्टेट की वोटरों को ऐड किया जा रहा था, इसके बारे में आगे जाकर चर्चा करूंगी। 23 तारीख फेज 1 की वोट हुई वेस्ट बंगाल में, और फेज 1 की वोटिंग की एक दिन पहले 7 लाख वोटरों को ऐड किया गया है फॉर्म 6 के जरिए। क्या लगता है कौन है वो लोग? जरा कमेंट करके बताना। देखो, पहले भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी की आरोप लगते आए हैं। हाँ, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पवार जी की बात कर रहा हूं, जो कि है हमारी बसुली ताई की हस्बैंड, आई मीन निर्मला सीतारामन जी के हस्बैंड। I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India.
Calculation is that NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213. India Alliance could have been, instead of 237, 300. The initiative that is being launched today, Zero BJP, is very, very significant, and I came here to stand by that initiative, to support that. ऐसा ही वोट चोरी के आरोप इन्होंने अलग अलग स्टेट में दिए, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश की बात देख लो। फोगाट जी ने बोला है कि 45 PM से लेकर 1 AM तक वोटिंग हुई है, जिसमें से 70 लाख वोटर। आज तक शायद इतनी रात तक किसी भी स्टेट में वोटिंग नहीं हुई है भाई। और ऐसे ही हर एक स्टेट में ओरिजिनल जो रियल वोटर है, जो इंडिया ने उन लोगों के नाम काट के फेक वोटरों को ऐड किया गया ताकि सत्ता परिवर्तन किया जा सके। अब कौन कर रहा था ये तो भाई इलेक्शन कमीशन बताएगी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बीजेपी वेस्ट बंगाल में आके जो जो प्रॉमिस किया है वो देखते हैं एक बार, और जिन जिन स्टेट में वो है क्या उन स्टेटों में जो वादे उन लोगों ने किया था वो कंप्लीट कर पाया है या नहीं देखते। 3,000 रुपया सारे यूथ को देने वाला है पर महीना। दिल्ली में यही वादे किया था, शायद वहां पे 2,500 के आसपास था, अभी भी 1 रुपया भी नहीं मिला। दूसरी जो प्रेग्नेंट औरत वगैरह होती है उनको 21,000 रुपये देने वाला है, और कुछ मेडिकल की सामान वगैरह भी देगा। अब ये देगा कि नहीं देगा वो तो मेरे को मालूम है नहीं, क्योंकि बाकी स्टेटों में ऐसा कुछ करने के लिए देखा नहीं मैंने। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन जॉब्स। अब अपनी स्टेटों में तो जॉब दे नहीं पा रहा है। बिहार की हालत घटिया हो चुकी है। यूपी में अभी प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पे डेवलपमेंट तो है बट जो सैलरी है उनकी वो सालों तक एक ही रह जाता है, ना उनको बोनस मिल पाता है। और कुछ लोगों की बातें तो मैंने ये भी सुना कि उनकी बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई भी वो भी छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, और लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, सैलरी हाइक नहीं कर पा रहा है। ये हालत है। और योगी जी हर जगह बोलते हैं कि देखो हमारे पास तो डेवलपमेंट है एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बोलता रहता है। जो अपनी स्टेट में लोगों की जो सैलरी होती है वो नहीं दे पा रहा है, जो सैलरी हाइक होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। वहां के लोग कोई फ्री में पैसा नहीं मांग रहा है, जो काम उन्होंने करा है, जो जॉब वहां पे करता है, जो मेहनत तो करता है उसका ही पैसा मांग रहा है, और उसका पैसा तुम सालों से हाइक नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी बोले कि हम लोग जिन लोगों के पास नेता मंत्री की थोड़ी कंटैक्ट रहता है वो नेता मंत्री को भी बोलता है, बट फिर भी उन नहीं बढ़ता है। नेता मंत्री उन कंपनी से पैसा लेके चुप हो जाता है। ये हालत है वहां की। सरकार आपके साथ है या सरकार कंपनी वालों के साथ? उन लोगों के सपोर्ट में ज्यादा है, हम लोगों के नहीं है। कंपनी वालों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ होती तो ऐसा हमारे दोस्त नहीं जाते। जो पीएम किसान मिलती है सारी स्टेटों को मिलती है, सारी स्टेट में है, वो 6,000 से साल में 6,000 मिलती है, ना कि महीने में। 6,000 से 9,000 तक कर देगा, बट जिन स्टेट में वो है उन स्टेट में 6,000 ही रह चुकी है, उन स्टेट में नहीं बढ़ी अब तक। 500 रुपए में एलपीजी देगा, 500 रुपए में। 3-4 हजार रुपए में नहीं दे पा रहा है, 500 रुपए में देगा। पहले 2-3 हजार रुपए में तो अवेलेबल कर दो, बाद में 500 रुपए में दोगे। 2-3 हजार रुपए में लोगों को नहीं मिल रहा है, ब्लैक में लोगों को नहीं मिल रहा है, 500 रुपए में देगा। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट जिन सारी चीजों की बातें स्टेज से करी गई है उन्हीं की बातें मैं करा। अब ये सारी प्रॉमिस पूरा होगा नहीं होगा वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। बिहार में तो 10,000 रुपए दिए थे वोट पाने के लिए, बट जैसे ही वोट खत्म हुआ 10,000 रुपए वापिस देने के लिए नोटिस भी पहुंच गई थी उन सारे लोगों के घर में। इन लोगों के अकाउंट में जो 10,000 रुपए आए थे वो मांगने का पहल शुरू हो गया। गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है। क्या कहिएगा? का कहेगा? मोदी के गरज रहे वोट लेवे के तो वोट ले ले घूस दा के आया खुनी। कहां से लोग गरीब लोग देते पैसा? कहां से? ना है गरीब लोग के पैसा खाए पर आफत है, पैसा कहां से देता? हां कहां से देवे? माल जाल खरीद ले, खर्चा कर ले बाल बच्चा में, अब उनका हम कहां से रुपया देवे? अगर आप बिहार से हैं और चुनाव से पहले मोदी नीतीश सरकार ने आपको 10,000 रुपए दिए थे तो अब वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। और जो लोग उस 10,000 रुपए की वजह से वोट दिया था उनकी हालत कुछ ऐसी बन चुकी है। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी ये जो जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है, अन्नदाता से कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी चिंता नहीं कीजिएगा, कलेजा ऊंचा करके रहिएगा। वाह मोदी जी वाह।
हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है और गरीब की जिंदगी को बदल कर रहे बिना चैन से सोना नहीं। जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा। गरीबों का मसीहा इंडिया सरकार सम्राट चौधरी। जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तो वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा कर अपने जात पर, तो भैया थोड़ा। और मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि यही सीन अब लगता है वेस्ट बंगाल पर भी होगा। गुंडागर्दी का सरकार आया है। बिहार में बीजेपी की सरकार आते ही उन लोगों का भी घर तोड़ा जाएगा जो निजी जमीन था। अब निशान लगाते समय बोलते गए कि आप लोग का घर टूटेगा, आप लोग का घर टूटेगा। अतिक्रमण अभियान के नाम पर निजी जमीन को और निजी घर को खत्म किया जा रहा है। और आप थोड़ा घर को दिखाइए, 3 मंजिला घर है। सोचिए इसको बनाने में ये लोग पूरी जिंदगी कितना मेहनत किए होंगे। सरकार का कहना है खुद से तोड़ लो, वरना हम आएंगे तो तोड़ेंगे तो और पैसा भी लेंगे। पटना नगर निगम से एनओसी लिया हुआ, देखिए। अगर नक्शा पास नहीं हुआ, अगर छोटी मोटी गलती है ना तो फाइन भरवाइए। घर तोड़ने का काम, घटिया काम मत कीजिए। सारी महिला यहाँ पर बैठी हुई है और ये लोग सब मातम मना रही है। यही लग रहा है कि सरकार निर्दयी हो गई है। ये देख के तो साफ लग रहा है कि आम जनता को कुचल दो और अपना राजगद्दी करे। मतलब नीतीश कुमार जब तक थे तब तक सही चला, बीजेपी की सरकार आते ही किसी के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं आप लोग। वेस्ट बंगाल की फेज 1 से लेकर फेज 2 तक जिस तरीके से वोट हुआ वो सेम इंसिडेंट हमें बिहार में भी देखने को मिला था। जैसे बिहार की इन लोगों की वोट किसी और ने डाल के चली गई थी। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, स्याही लगा है। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब भाई हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम लोग एक ही जगह रहते हैं, उत्तरी मंदिरी का है मेरा, देखिए। और हमने फार्म भरा था और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था। जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है। सेम इंसिडेंट वेस्ट बंगाल की इस लड़की के साथ हुआ जो पहली बार वोट डालने आई थी अपनी पापा के साथ। इससे ज्यादा मायूसी और क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वोट देने आई थी और सुन रही हूँ कि कोई और देके चला गया। हाँ, वोट तो मुझे दे दिया है और टिक वोट करके रख दिया है क्योंकि मेरा वोट किसी और ने लेके चला गया है। ने मेरे से पूछा आपका नाम, मैंने बोला रेशमा दास। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और देखते के साथ जब ने पेज टर्न किया बोला कि आप तो अभी जस्ट वोट देख के चली गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं तो अभी आई हूँ, लाइन पे लग के इतनी देर का मैं अभी आई हूँ, तो मैं कैसे दे सकती हूँ ना वोट? तो बोले नहीं, आप देके चली गई हैं, आपका वोट नहीं हो सकता। कुछ जगहों पे ईवीएम चोरी की आरोप लगी। कुछ लोग टीएमसी के ऊपर दे रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी के ऊपर दे रहे हैं। कुछ जगहों पे सीसीटीवी बंद होने की आरोप लगी है तो कुछ जगहों पे जो स्ट्रांग रूम है उनकी सीसीटीवी बंद हो रहा था। और सीसीटीवी बंद होने के बाद उसके अंदर क्या हो रही थी वो तो दिखी नहीं, सो बता भी नहीं पाएंगे। अब समझ जाओ क्या हो रहा था। बट हमारे गणेश कुमार ने तो कहा था हर चीज सीसीटीवी क्या होता है होगा, बट ये हर स्टेट में सीसीटीवी कैसे बंद हो जाती है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे वो बिहार हो, हर जगह पे बार बार ईवीएम खराब होने की आरोप लगी है। दोस्तों, बिहार में वैशाली में ईवीएम खराब हो गया। जी बिल्कुल, बनेर असेंबली 187 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। प्राइमरी उर्दू स्कूल में ईवीएम खराब हुई है बूथ नंबर 245 पर। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছো? প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছি। দুটো মেশিন খারাপ বলেছে, এবার তারপরে এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু ঠিক হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, কোনো রিপোর্ট আসছে না। बार-बार यही 141 पर ही खड़ा हो रहा है, क्यों? Since morning, EVM machine of booth number 141 EVM machine has been continuously disturbing, and more often than not, it is going non-functional.
बट हमारी गैनेश कुमार तो कह रही थी कि हमने ईवीएम को बार बार चेक करके भेजा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल पे हो चाहे वो बिहार पे हो, बट उसके बाद भी कैसे ईवीएम खराब हो रही थी। और एक बार खराब नहीं हो रही थी, बार बार खराब हो रही थी ईवीएम। चेक करके भेजने के बाद भी ईवीएम खराब हो रही थी। कैसे? अब क्या इरादा था? ईवीएम खराब हो रहा था या जानबूझ के कुछ किया जा रहा था, वो तो हालांकि गणेश कुमार को ही पता होगा। 77 ईवीएम की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अभी कहा जा रहा है जिस भी बूथ की वो सारी ईवीएम है उस बूथों पे री इलेक्शन हो सकती है। हालांकि होगा कि नहीं होगा ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया, बट अगर होगा तो 2 तारीख से पहले दोबारा से वोट होगा उन सारी बूथों पे जिन सारी बूथों की वो ईवीएम है। और जिन स्ट्रांग रूम के अंदर वो ईवीएम पैड सारी रखा गया है, उन स्ट्रांग रूम के अंदर भी कुछ लोग पाए गए जहां पे लोग नहीं होना चाहिए। अभी जिन स्ट्रांग रूम के अंदर लोग नहीं होना चाहिए उसके अंदर लोग शायद क्या गेम बोलते हैं उसे, अदल बदल की गेम खेल रहा है। इसकी चीजें उस पर, उसकी चीजें उस पर, शायद ऐसा ही कुछ गेम खेला जा रहा है वहां पे। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग अंदर, कौन है वो लोग, जब ये चीज सामने आएगा तब आपको जरूर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी लोगों को रोका जा रहा था बूथ पे जाने के लिए, जो वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों जगह देखने को मिला। दीदी আপনারা ভোট দিতে যাচ্ছেন না কেন? হ্যাঁ যাব না, না এলে আমরা মানুষ বাইরে মারি গেছে, বাড়ি থেকে ঢাই নিয়ে মারিছে, হাসপাতালে ভর্তি আছে, বড় হাসপাতালে ভর্তি আছে, বন্দুক দেখিতে আমাদেরকে বাড়িতে সিধে মারপিট করেছে। दोस्तों, बिहार में मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, उनके रास्ते को ही बंद कर दिया गया है। दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोकने के सारे इंतजाम किए गए। मतदाताओं को नदी पार करके वोट डालने जाना था, लेकिन मतदाताओं को रोकने के लिए वहां से नाव ही हटा दिया गया। सवाल क्या हुआ भैया? प्रशासन मन मना कर रहा है, जिसका मन आता है वोट गिराने के लिए, बस वो किसी को उठा करके, वोटर को उठा करके लेकर के चला जाता है। मनमानी का प्रशासन कर रहा है। वोटर को उठा कर 4-5 वोटर को उठा करके यहाँ पर से थाना ले गया है। हाँ, किस बात के लिए? बस वोट गिराने जा रहा है, बेकारा भीड़ है, वो है दूसरा साथी लेकर के अभी खड़ा है। जब मतदाता आएंगे तो वोट तो गिराएंगे ही। अब यहाँ पे लोग इस सारी घटना की जिम्मेदार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ठहरा रही है। अब मेरी सवाल यह है कि जब सारी ऑफिसर चेंज किया गया, बीएलओ चेंज किया गया, इलेक्शन चलते वक्त जिन ऑफिसरों को ऊपर शक हुई उनको चेंज किया गया, तो इन सबको चेंज करने के बाद अगर फिर भी ऐसी घटना घट रही है तो इसकी जिम्मेदार वोट चोरी की आरोप ये सब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाना चाहिए, ना कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो सारी ऑफिसरों को चेंज कर दिया। तो जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाना चाहिए, वोट चोरी की आरोप तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन किसके साथ मिलकर काम करती है वो तो खैर अभी पता चली जाएगा। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की इन ऑफिसर को देखो, जो पहले वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ऑफिसर थी मतलब अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया वो बताता हूं। तो ये मौसम अपनी इलेक्शन की ड्यूटी निभाते पीछे डंडा डाल रहा था। अब अपनी पीछे डंडा डाल रहा था यह बीजेपी की झंडे के फ्लैग के पीछे, वो तो आप इस वीडियो में ही देख सकते हो। तो इस तरीके की ईमानदार ऑफिसर कैसे अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाता है, ऐसी एग्जाम्पल वीडियो में आगे जाके और भी मिल जाएगी। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि ऐसा नहीं है सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ इन सारे ऑफिसर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है। लाइक ये ऑफिसर एक आदमी को बोल रहा है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना। दादा ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोले हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए क्या चल जा रहे, बोलिए काय बोले आप। দেখুন এই সিআরপিএফ ধরে বলছে একে এখানে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, এই তো বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের। इन लोगों को पोलिंग बूथ पे जाने के लिए रोका जा रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दोगे तो हम जाने नहीं देंगे, ये बोल के रोका जा रहा है। আমি তো একটা ভোট দিতে যাচ্ছি, আপনাদের যদি এরকম করে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য এখানে দাঁড় করেছে তো এটা কি ভুল কথা? আপনাদের এটা পুরোপুরি ভুল কথা। এটা আপনাদের আর ডকুমেন্ট তো আপনাকে মেনশন করতে আমি, এটা পুরোপুরি ভুল। আপনাদের ডিউটি রং ডিউটি করছেন আপনারা। এইটা ঝামেলা আপনারা রেডি করছেন, ঝামেলা আপনারা রেডি করছেন। এই দেখো মোদিকে ভোট দিলে তাহলে ছাড়বে, নালে ছাড়বে না। कुछ लोग लुंगी पहन के वोट देने जा रहा था, इसलिए पोलिंग बूथ की जो ऑफिसर थे वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। কেন্দ্র বাহিনীর বক্তব্য ছিল যারা লুঙ্গি পরে আসবে তাদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। লুঙ্গি পরে দেওয়া যাবে না ভোট, বুথে আটকে দেওয়া হলো ভোটারদের, এমনই অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। গাইঘাটা বিধানসভার এক ভোটারের সঙ্গেই ঘটে এই ঘটনা। बाकी लुंगी तो बस एक एग्जाम्पल है, इरादा तो कुछ और ही था। इस अम्मा की कहना है कि वहाँ पे जो ऑफिसर है वो उनको बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहा था। যেখানে বলে গেছি বিজেপি ভোট মারেন,
আমি জানি যেখানে আমার দিয়ে ভোট আমার ইচ্ছাই দিব না। হ্যাঁ, কি বলছে বিজেপিতে ভোট মারে? ওই ইগুলা কোনগুলা? ওই পুলিশগুলা ওই বিএসএফ নাকি? হ্যাঁ বিএসএফ সেন্ট্রাল ফোর্সগুলো। আপনি ভোট দিয়েছেন তো? सीआईएसएफ की जवान एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप करते हुए पकड़ी गई है। सीआईएसएफ पर कलंक, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रमाकांत विश्वकर्मा नौकरी से बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीआईएसएफ का एक जवान ही दरिंदगी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। कुछ ऐसे ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभा रहा था ये लोग, निष्पक्ष होके। कुछ जगहों पे टीएमसी के लोगों ने ईवीएम पैड की अपनी बटन को छोड़ के सारी बटनों के ऊपर टेप लगा दिए ताकि उसके ऊपर कोई वोट ना डाल सके। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी सेम कैरेक्टर की है, कोई सामने से गेम खेलती है तो कोई पीठ पीछे गेम खेलती है। तो इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क नहीं है। खेला तो बिहार की एसआईआर प्रोसेस के थ्रू ही शुरू हो गई थी। सेम क्राइटेरिया अब वेस्ट बंगाल पर भी यूज हो चुकी है। जो सॉफ्टवेयर यूज हम पहले से करता आ रहे थे फेक वोटर डिटेक्ट करने के लिए, वो बिहार में यूज नहीं किया गया। उसी सॉफ्टवेयर को वेस्ट बंगाल के अंदर अपडेट करके एआई बिल्ड करके यूज किया गया बिना किसी वेरीफाई के। ऑफिसरों को कहना है ये 90% सही दिख रहा है, 10% सही दिख रहा है, 60% सही दिख रहा है, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस की फैमिली मेंबर, हाईकोर्ट की जज, करगिल वॉर में लड़ने वाले आर्मी ऑफिसर, पीएलओ, पुलिस, इन जैसे लोगों का भी नाम काटे जा रहे हैं। और आज भी लोगों की नाम जुड़ने के क्राइटेरिया चालू है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये 90 लाख लोग बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, जिस भी कंट्री की थे, क्यों उस देश में उन लोगों को भेजा नहीं गया? क्यों दोबारा से उसकी नाम ऐड किए जा रहे हैं? और अगर वो इंडियन थे तो क्यों उन लोगों के नाम काटे गए थे? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। वोटिंग की पहली चरण में ही अमित शाह जी ने कह दिया था कि हम आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। हाँ, थोड़ी अलग स्टाइल में बोला था, बट उसने रिजल्ट बता दिया था कि क्या होने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब मोदी जी ने भी रूल तोड़ते हुए ये बोल दिया कि विकसित बंगाल बनाना है इस बार हमको। ये विकसित बंगाल बनेगा या नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, बट मोदी जी की स्पीच वेस्ट बंगाल की सत्ता परिवर्तन के लिए है ये तो जरूर पता है। और रूल तोड़ने की बात मैंने इसलिए करी कि इलेक्शन की 48 आवर्स पहले आप कोई रैली नहीं कर सकते, ना प्रचार कर सकते, ना आप किसी दूरदर्शन, किसी न्यूज़पेपर, किसी भी चीज के ऊपर ये बोल सकते हो कि हमें वोट दो। तो ये सारे कांड देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार वेस्ट बंगाल में कोई और ही खेला खेलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।